हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। तो आज मैं आप लोगों को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट समझाऊंगी। सो व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एज एन अग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 के सेक्शन 2H के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है। कैसे? एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। द कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ टू एसेंशियल एलिमेंट्स। इसके अंदर दो एसेंशियल एलिमेंट्स है, एन अग्रीमेंट एंड इट्स एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। अब अग्रीमेंट क्या होता है? द टर्म एग्रीमेंट गिवन इन सेक्शन 2E। सेक्शन 2E के अंदर जो टर्म एग्रीमेंट दिया हुआ है वो क्या डिफाइन करता है? उसको कैसे डिफाइन किया गया है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। मतलब every promise and every set of promises forming the consideration मतलब something in return, दोनों को एक दूसरे के साथ लेन देन। To have an insight into the definition of agreement we need to understand promise। agreement को सही से समझने के लिए हमें पहले promise समझना पड़ेगा। Section 2B defines promise as when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, with it the proposal is said to be accepted। Okay, तो सेक्शन 2B में प्रॉमिस को कैसे डिफाइन किया गया है? when the person to whom proposal is made, मतलब जिसको प्रपोजल मिला है, दिया गया है, वो अपनी मंजूरी देता है उस प्रपोजल के साथ, तो द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। अगर वो अपनी मंजूरी देगा तो वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस। प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है, जब वो अपनी मंजूरी दे देता है, तब वो एक्सेप्ट हो जाता है, तो वो प्रॉमिस बन जाता है। मतलब प्रपोजल देने के बाद जो वो एक्सेप्ट कर लेगा तो वो प्रॉमिस बन जाएगा। द फॉलोइंग पॉइंट्स इमर्ज फ्रॉम द अबव डेफिनेशन। ऊपर की डेफिनेशन से ये पॉइंट्स है। व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, वो पर्सन जिसको प्रपोजल मिला हो, दिया गया हो, सिग्निफाइज हिज असेंट ऑन दैट प्रपोजल विच इज मेड टू हिम, वो अपनी मंजूरी देता है उस प्रपोजल के ऊपर। द प्रपोजल बिकम्स एक्सेप्टेड। अगर वो उसकी मंजूरी देता है तो वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है। एक्सेप्टेड प्रपोजल बिकम्स प्रॉमिस। फिर वो जो एक्सेप्टेड प्रपोजल है वो प्रॉमिस बन जाता है। थर्स वी से that an agreement is the result of the proposal made by one party to the other party and that other party gives his acceptance thereto, of course for mutual consideration। Okay, तो हम ये बोल सकते हैं कि agreement क्या होता है? प्रपोजल दिया, प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ तो वो प्रॉमिस बन गया। क्यों? क्योंकि उन दोनों को समथिंग इन रिटर्न, कुछ रिटर्न में मिल रहा है। एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर स्लैश प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। ओके, जैसे कि हम लोग सब्जी लेने जाते हैं तो हम पैसे देते तो हमें सब्जी मिलती है, तो उसको, सामने वाले को, सब्जी वाले को रिटर्न में मिले पैसे और हमें रिटर्न में मिली सब्जी। एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन विच मीन्स अ ड्यूली एनफोर्सिबल बाय लॉ। ओके, लीगल ऑब्लिगेशन मतलब जैसे कि आपके पापा ने आपको बोला कि वो आपके बर्थडे पर आईफोन ला के देंगे, उसके बाद आपका बर्थडे चला गया लेकिन आपके पापा ने आपको आईफोन लाके नहीं दिया, तो आप पापा के ऊपर केस करोगे? नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो सोशल एग्रीमेंट था। और लीगल एग्रीमेंट, जैसे कि कोई बात हुई हो, जैसे कि आप लोग सब्जी लेने गए हो, उससे बोला 50 का 1 डजन केला, और फिर आप बोलोगे कि हाँ दे दो, फिर वो बोलेगा कि नहीं 60 का है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। ओके, thus from above definitions it can be concluded that contract is equal to accepted proposal slash agreement plus enforceability by law। Okay, on elaborating the above two concept, it is obvious that contract comprises of an agreement which is a promise or a set of reciprocal promises। ऊपर के पॉइंट से हमें ये ऊपर के पॉइंट्स के बाद कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट जो है वो क्या है? प्रॉमिस और सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, मतलब दोनों साइड से सहमत हो। दैट अ प्रॉमिस इज द एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रपोजल गिविंग राइज टू अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो प्रॉमिस क्या था? प्रपोजल देने के बाद वो जो एक्सेप्ट हो गया वो प्रॉमिस था।
गिविंग राइज टू अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। फर्दर सेक्शन 2H रिक्वायर्स एन अग्रीमेंट कैपेबल ऑफ बीइंग एनफोर्सेबल बाय लॉ बिफोर इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो वो कुछ लीगल होना चाहिए, लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। Where parties have made a binding contract, they created rights and obligations between themselves. Okay, rights भी होते हैं और ड्यूटी भी होती है उस कॉन्ट्रैक्ट को निभाने की। जैसे कि एग्जाम्पल 1, A agrees with B to sell car for 2 lakhs to B. ओके, अब A ने B को 2 लाख रुपए में कार देने के लिए अग्री कर दिया, हाँ बोल दिया। तो A जो है उसकी ये ड्यूटी बनती है कि उसको B को कार देनी है, और B की ये ड्यूटी बनती है कि उसको 2 लाख रुपए देकर कार लेनी है। तो B का राइट हुआ कि उसको कार लेनी है और उसकी ड्यूटी हुई उसको 2 लाख रुपए देने, और A जो है उसकी ड्यूटी हुई कि उसको कार देनी है और B से पैसे लेने 2 लाख रुपए। द राइट टू रिसीव द कार ऑन पेमेंट ऑफ 2 lakhs। तो B का ये राइट है कि उसको 2 लाख रुपए देकर वो कार लेनी है। एंड ऑल्सो B इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू पे 2 lakhs टू A, और उसकी ये ड्यूटी है कि उसको 2 लाख रुपए A को देने हैं। एंड A हैज राइट टू रिसीव 2 lakhs, और उसका A का हक है उसको 2 लाख रुपए लेने का। फिर एग्जाम्पल 2, ओके, ये लीगल था, लीगल अग्रीमेंट था वो। फादर प्रोमिसेस हिज सन टू पे हिम पॉकेट अलाउंस ऑफ ₹500 एवरी मंथ। पापा ने अपने बच्चे को बोला कि वो हर महीने उसको 500 रुपए देंगे, बट ही रिफ्यूजेस टू पे लेटर, लेकिन बाद में उन्होंने मना कर दिया। द सन कैन नॉट रिकवर द सेम इन कोर्ट ऑफ लॉ एज दिस इज ए सोशल अग्रीमेंट। तो ये सोशल अग्रीमेंट था, तो वो जो बेटा था वो कोर्ट में नहीं जा सकता। दिस इज नॉट क्रिएटेड विथ एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप एंड हैंस इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वो सोशल अग्रीमेंट था। थैंक यू।